हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका एक्लॉन एजुकेशन पर। मेरा नाम है सुमित और साइंस रिवीजन क्लास के अंतर्गत एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर्स के तीसरे पार्ट के साथ। और इस रिवीजन सीरीज में जो अभी फिलहाल साइंस की क्लास चल रही है क्लास 10 के लिए, उसमें तीसरे चैप्टर के ऊपर अभी फिलहाल हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब दो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर करवाया जा चुका है और तीसरे चैप्टर में भी ये पार्ट 3 है। दैट मीन्स दो पार्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और मेटल्स नॉन मेटल्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं इसे कई पार्ट्स में आपको डिवाइड करके बता रहा हूं। और इसी सीरीज में अभी फिलहाल आज हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स के आगे के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जहां हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट को खत्म किया था। उससे आगे के कॉन्सेप्ट को जानना है, ठीक है जी। तो आज का हमारा यही टारगेट है। फिलहाल रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि ये चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आपके लगातार बहुत बेहतर कंटेंट आते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिए, लेकिन आगे की कहानी को ज्वाइन जरूर कीजिए। क्या है आज की कहानी? व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। पिछली क्लास में मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन पढ़ रहे थे ना। अगर मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आप ये रिएक्शन देखो। पोटेशियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, ये पानी से रिएक्ट कर रहा है, ये भी पानी से रिएक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली KOH बन रहा है। यानी कि ये पहला एग्जांपल देख लो, तो इसको आप मेटल हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और फिर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हीट एनर्जी भी निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। हीट इवॉल्व हो रही है तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इन जनरल मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। एग्जाम्पल के लिए जब पोटेशियम का रिएक्शन होगा तो समथिंग कुछ ऐसा ही होगा, सोडियम का रिएक्शन होगा तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड सो ऑन। लेकिन सच्चाई ये है कि मेटल बहुत सारे होते हैं और हर मेटल का पानी के साथ रिएक्शन एक ही तरीके से नहीं होता है ना। कुछ मेटल तो ऐसे भी होते हैं जो पानी से रिएक्ट ही नहीं करते। तो सारे मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करते। और मेटल्स के अगर पानी के साथ रिएक्शंस होते भी है तो किसी का बहुत वायलेंट होता है, बहुत तेज होता है, क्विक होता है, आग पकड़ने के चांसेस होते हैं, और किसी किसी का बहुत स्लो होता है। तो ये सब कंडीशन है और इसी को आपको फिलहाल के लिए समझना है ना। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो एग्जांपल आपको दिख रहा है। एक है पोटेशियम, दिस इज के, इसको हम कहते हैं पोटेशियम। और दूसरा है Na, इसको हम कहते हैं सोडियम। और मे बी शायद आप ये जानते होंगे, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो ना, तो एलिमेंट्स में मेटल के कैटेगरी में ये पोटेशियम या सोडियम जैसे जो एलिमेंट होते हैं ना, इनको हम लोग मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहते हैं। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में इसको रखा जाता है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है क्विक तरीके से। अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये बहुत वायलेंट तरीके से वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करता है। ये भी एक सच्चाई है। इसीलिए सोडियम का जब कांटेक्ट पानी के साथ हो जाए तो सोडियम जलने लगता है, आग पकड़ लेता है। पोटेशियम का संपर्क हो जाए तो ये आग पकड़ लेता है। इवन खुली हवा में भी ये जलने लगता है। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम को ऐसे केरोसिन में बंद करके रखना पड़ता है, मिट्टी तेल में रखना पड़ता है ना। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। हालांकि सारे मेटल इसी तरीके से वायलेंट रिएक्शंस को उसको नहीं करता है, बट सोडियम पोटेशियम इस पे टॉप पे है। तो ये बात आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। इवन ठंडे पानी के साथ बहुत क्विक रिएक्शन शो करता है और आग पकड़ लेता है। तो वायलेंट रिएक्शन है एक तरीके से। इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक so that evolve oxygen, evolve hydrogen gas immediately catch fire। मतलब ये एक तरीके से हमने देखा ना कि इस तरीके का रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक है, यानी हीट निकलती है। और ये इतना खतरनाक होता है कि इवन इस रिएक्शन में जो आउटपुट के रूप में हीट निकलती है, इस हीट के कारण हाइड्रोजन जलना शुरू कर देता है, आग पकड़ लेता है ना। तो ये इसी वजह से इसको ना वायलेंट कहा जाता है इस रिएक्शन को। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यस ऑफ कोर्स मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो बहुत सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट भी निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
और सोडियम पोटेशियम के केस में ये रिएक्शन वायलेंट होता है, क्योंकि जो हीट निकलती है ये हीट इस इवॉल्व हाइड्रोजन को जलाने के लिए काफी है ना, इसलिए थोड़ा वायलेंट हो जाता है। इवन ठंडे पानी से ये सोडियम पोटेशियम बहुत तेज, क्विक एंड वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है। नंबर 1 पॉइंट ये आप याद रख सकते हो, नंबर 1। सोडियम पोटेशियम तो टॉप पे रख दिया हमने। आ जाते हैं कैल्शियम। अगर आप गौर से एक्टिविटी सीरीज याद करोगे ना, जो कभी आपने बचपन में अपने स्कूल टाइम में आपने पढ़ा था, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, और अभी हम लोग इसके ऊपर और भी बात भी करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये टॉप 3 एलिमेंट है। हालांकि कैल्शियम तीसरे नंबर पर आता है, तो ये भी ठीक ठाक रिएक्टिव होता है, लेकिन उतना नहीं जितना सोडियम पोटेशियम होता है। तो कैल्शियम का रिएक्शन अगर पानी के साथ, ठंडे वाटर के साथ हो, है ना, या फिर कैल्शियम का रिएक्शन ऐसे पानी के साथ हो, तो क्या होता है? तो देखो, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज कंपैरेटिवली लेस वायलेंट। सोडियम पोटेशियम क्या था? बहुत ज्यादा वायलेंट, खतरनाक, क्विक था। कैल्शियम का रिएक्शन उतना वायलेंट नहीं होता। इसका रीजन पता है? रिएक्शन वैसे ही होता है, कैल्शियम का पानी के साथ रिएक्शन हुआ, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। बट इस रिएक्शन में जो हीट निकलता है, इससे हीट एनर्जी जो निकलती है, ये हीट इतना नहीं होता है, इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि इस रिएक्शन में इवॉल्व हाइड्रोजन को जला सके, हाइड्रोजन इससे आग पकड़ ले, इतना हीट सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा लेस वायलेंट होता है। इन दोनों में क्या देखा था आपने? इनमें जो हीट निकलता है ये इतना है कि इस हाइड्रोजन को जला सके, हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है, इसलिए ये वायलेंट रिएक्शन है ना, खतरनाक है। लेकिन इसमें उतना वायलेंट नहीं होता, तो ये कंपैरेटिवली लेस वायलेंट रिएक्शन है। सो यस, ऑफ कोर्स कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, इवन ठंडे पानी के साथ भी, बट इसका रिएक्शन थोड़ा सा लेस वायलेंट होता है। सोडियम पोटेशियम टॉप पे होता है, ये बात याद रखिएगा। और एक और बात आप याद रख सकते हैं कि जब कैल्शियम का रिएक्शन पानी के साथ होता है, तो यस ऑफ कोर्स कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है, ये बात आप जानते हो। और जो हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑब्वियसली आपको पता ही है, यही तो पहचान है इसकी। तो ये हाइड्रोजन ना कई बार ना जो कैल्शियम पानी में है ना, इसके ऊपर चिपक जाते, स्टिक हो जाते, और इसके कारण ये कैल्शियम पानी में तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब कैल्शियम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस चिपक जाता है, जिसके कारण वो फ्लोट करने लगता है। सो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और कैल्शियम का रिएक्शन लेस वायलेंट होता है, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 पॉइंट तो हमने अभी कवर कर लिया। सोडियम पोटेशियम को एक ग्रुप में हमने रख दिया, कैल्शियम को दूसरे ग्रुप में रख दिया कि कैल्शियम लेस वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है। अब आता है मैग्नीशियम की बारी। ये भी एक मेटल है, इसका क्या होता है भाई साहब? अगर ये पानी के साथ रिएक्शन का पैटर्न अगर आप समझना चाहते हो कि मेटल का रिएक्शन होता है, या मतलब मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन पानी के साथ होता है या नहीं होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सारे मेटल का पानी के साथ रिएक्शन हो जाए ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे मेटल का होता है, बहुतों का नहीं भी होता, और किसी का बहुत वायलेंट होता है, किसी का लेस वायलेंट होता है, और कुछ कंडीशनल रिएक्शन करता है पानी के साथ। जैसे मैग्नीशियम को ही ले लो, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर ठंडा पानी है ना, तो नो रिएक्शन, मैग्नीशियम की यही कहानी। बट अगर पानी हॉट हो, हॉट वाटर गर्म हो, तो मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, ये बात सच्चाई है ना। सो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, it reacts with hot water to form again magnesium hydroxide and hydrogen. And again calcium की तरह magnesium भी float करने लगता है, it also start floating due to the bubbles of hydrogen gas stick to the surface of that metal. तो ये भी मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरह फ्लोट करता है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में अंतर क्या है? कैल्शियम ठंडे पानी के साथ लेस वायलेंट तरीके से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ नहीं बल्कि गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। और बाकी वही हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का केस वही सेम है, ये याद रखना है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहला सोडियम पोटेशियम का पॉइंट, दूसरा कैल्शियम का पॉइंट, तीसरा मैग्नीशियम का पॉइंट। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, ये सब पॉइंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ये देखो, पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, दिस इज पॉइंट 1,
सोडियम पोटेशियम की कहानी याद रखना है। दिस इज पॉइंट टू कैल्शियम की कहानी। मेटल का पानी के साथ जो रिएक्शन होता है इसमें यही सब कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी कहानी मैग्नीशियम की है, चलो भैया हो गया। चौथी कहानी है कुछ कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन मेटल के लिए। इसमें एक है एल्यूमिनियम, दूसरा है आयरन और तीसरा है जिंक। अब देखो ये चौथी कहानी अच्छे से समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो। कहते हैं जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर नहीं चलेगा, इवन हॉट वाटर भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। कहते हैं दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। तो भाई ये पानी के किसी भी फॉर्मेट से रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा है क्या? नहीं, ये करता है रिएक्शन, और ये रिएक्शन करता है स्टीम के साथ, भाप के साथ, है ना। ना ठंडे पानी ना गर्म पानी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की बात हो रही है ये। बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी वेपर, देखो ये पानी का गैसीय फॉर्मेट है। पानी लिक्विड के स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है आइस के रूप में, और गैसेस फॉर्मेट में भी होता है वेपर के रूप में। तो ये एल्यूमिनियम या आयरन या जिंक जैसे जो मेटल होते हैं ना, ये पानी से रिएक्शन करता है, लेकिन कंडीशनल रिएक्शन। कंडीशनल रिएक्शन मतलब ये लिक्विड फॉर्मेट वाले पानी से रिएक्ट नहीं करता है, ना ठंडे पानी से ना गर्म पानी से, बल्कि ये वेपर से, स्टीम से रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है, एंड इवन हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है ना। तो चौथा केस भी क्लियरली आपको समझ में आ गया। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्टिविटी, कुछ मेटल ऐसे हैं जो एक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे आते हैं। जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, या सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन तीन को तो आप जानते हो। इवन प्लेटिनम भी, ये काफी नीचे आता है, ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है। तो इनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये आमतौर पर पानी से किसी भी फॉर्मेट में रिएक्शन शो नहीं करता है। तो कुछ रिएक्शन पानी से करते हैं, जैसे अल्टीमेटली हम कह सकते हैं, ये लिखा भी है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन लेड को भी इसमें शामिल कर लो। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के टोटल 5 पॉइंट हो गए ना, ये भी तो एक पॉइंट ही है ना। और ये 5 पॉइंट के अलावा आपको और कुछ भी समझना नहीं है इस कैटेगरी में, वाटर का मेटल के साथ रिएक्शन के कैटेगरी में। फिलहाल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर मेटल में पूछा जाए कि कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, तो 3 का नाम लोगे, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बस कैल्शियम का थोड़ा स्टार लगा देता हूं कि कैल्शियम वाला रिएक्शन थोड़ा सा लेस वायलेंट होता है, बाकी सोडियम, पोटेशियम बहुत उग्र होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो गर्म पानी से रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ठंडे पानी से नहीं करता है। और बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम की कहानी में हमने ये भी पॉइंट देखा था कि कैसे ये फ्लोट करने लगता है पानी पर, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं वो उसके ऊपर चिपकते हैं, और इसके कारण ये कैल्शियम, मैग्नीशियम पानी पे तैरने लगते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप जानते हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है कि स्टीम से कौन रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। मेटल में ये तीन खास मेटल है जो गैसेस फॉर्मेट वाले पानी से रिएक्ट करता है, ना तो ठंडे पानी से ना गर्म पानी से। और जो रिएक्ट नहीं करता है उसमें गोल्ड, कॉपर, सिल्वर तो है ही, और लेड को भी शामिल कर लो, है ना। जो एक्टिविटी सीरीज में इससे भी नीचे प्लेटिनम होता है ना। तो ये अगर इतनी आसानी से रिएक्ट करेगा तो फिर गोल्ड, सिल्वर से फिर ऑर्नामेंट कैसे बनेगा, गहना कैसे बनेगा, खराब नहीं हो जाएगा। तो ये आमतौर पर नहीं करते हैं रिएक्शन उस तरीके से। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको सीधे सीधे याद रखना है। अगर इसी के बेस पे एक क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा मेटल है जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हाँ, स्टीम की बात की नहीं गई है, तो फिर एलिमिनेशन से जाएंगे, क्योंकि सोडियम यहां आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि सोडियम तो कोल्ड वाटर से करता ही है रिएक्शन। कैल्शियम भी करता है। मैग्नीशियम इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम हॉट वाटर से करता है। आयरन के साथ साथ हमने दो और मेटल का जिक्र किया था, एल्यूमिनियम और जिंक। ये वो मेटल्स है जो न ठंडे पानी से रिएक्ट करता है ना गर्म पानी से करता है, करेगा तो स्टीम से करेगा। तो यहां सबसे बेस्ट आंसर आयरन हो जाएगा। इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस फॉर्मेट में आ जाए
कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर, है ना। या कैल्शियम का वाटर के साथ अगर रिएक्शन होता है तो यूजुअली जो भी होता है ये आपको मैंने बता दिया है और उसी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने रख दिया गया। क्या इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं? These are not the option, these are the inputs. On the basis of these inputs you have to pick the correct options, either A, B, C and D. So main input is reaction between calcium and water. You know that what will happen? It does not react with water. क्या ये सही है? ये सही नहीं हो सकता क्योंकि कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कट गया क्योंकि आपको इसमें से मिला करके चुनना है और सी भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो गलत लिखा हुआ है ना कि इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो जहां भी ऑप्शन में ये ए इनपुट आएगा मैं उसे काट दूंगा। अब मेरे सामने दो ही ऑप्शन है, बी और डी। इसका मतलब आप देखते दूसरा इनपुट क्या कि इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। अब देखो सोडियम पोटेशियम में तो वायलेंटली शब्द चलता है, बहुत वायलेंट तरीके से रिएक्शन होता है, आग वाग पकड़ लेता है। कैल्शियम का रिएक्शन लेस वायलेंट होता है, तो ये भी ज्यादा सही नहीं है। हाँ, ये ज्यादा सही है, तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है कि कैल्शियम लेस वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है, तो तीसरा वाला सही है, ठीक बात है। और अगर दूसरा गलत मैंने कर दिया तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो चौथा तो सही होना ही है क्योंकि एक ही ऑप्शन अब बचा। वैसे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी पे तैरता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, दैट्स व्हाई कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, राइट। तो तीसरा चौथा सही है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। उसी तरीके से जब रिएक्शंस को और जानना है हमें मेटल नॉन मेटल के केस में, तो एक टर्म आता है हमारा कि क्या होता है जब एक मेटल किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। इसका जनरल फॉर्मेट ये कहता है कि कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। जब एक मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, वो भी डाइल्यूट एसिड से, तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि व्हेन मेटल डाइल इज बीन रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड, we can see a corresponding salt according to selected metal or even acid, और फिर हाइड्रोजन गैस भी इसमें निकलती है, इसकी भी पहचान हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पे देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहां रिएक्शन हो रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बना, ठीक बात है। Mg और Cl ये सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, डन, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से कैल्शियम एक मेटल है, अगेन ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम क्लोराइड नाम का इस बार सॉल्ट बना। ठीक है ना, कैसा मेटल लिया जा रहा है और कैसा एसिड है उस पर डिपेंड करता है कि कैसा सॉल्ट बनता है। तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड बना, पहले में मैग्नीशियम क्लोराइड बना था, लेकिन ये दोनों कॉमन है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो इन जनरल हम ये बात कहते हैं कि मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी है। एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों बिल्कुल सही है, बट जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कॉपर मेटल हाइड्रोजन वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप रिएक्शन करवा के चेक कर सकते हो, देयर इज नो रिएक्शन। इसका अपना रीजन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से संबंधित है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है एक्टिविटी सीरीज में, इसलिए कॉपर इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। फिलहाल वो आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, रिएक्शन वाले केस में आपने पढ़ा है। फिलहाल कॉपर और HCl का रिएक्शन नहीं होता है, ऐसे याद रख सकते हो। और इसका रीजन यही है कि ये हाइड्रोजन को यहां से हटा नहीं सकता है, कॉपर में ये काबिलियत नहीं है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन को हटा नहीं पाता है। तो एक एक्सेप्शन क्या हो गया कि जब कॉपर का HCl के साथ रिएक्शन होगा तो देयर इज नो रिएक्शन, इसकी बात जब होगी तो ये ऐसे याद रखना है, मैं स्टार लगा देता हूं। अच्छा, दूसरा स्टार क्या है इसमें कि जब कोई मेटल, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई मेटल एक खास एसिड से रिएक्ट करता है, HNO3, इसको क्या बोलते हैं? ये दिख रहा है आपको, नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है। एक मेटल, हाँ जी, एक मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है
तो यहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। क्या अभी देखा, एक एक्सेप्शन देखा कि कॉपर जब HCl से रिएक्ट करेगा देयर इज नो रिएक्शन, डन। चलो दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर एसिड में पर्टिकुलर एसिड आए HNO3 नाइट्रिक एसिड और उसके साथ कोई मेटल जाए तो देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन सिंपली ये है कि जो HNO3 होता है ना, नाइट्रिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, ये कहा जाता है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये काफी सिर्फ एजेंट ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं सिंपली OA लिख रहा हूं। ये वो मटेरियल होते हैं जो किसी दूसरे मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस होता है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मेटल का रिएक्शन हुआ मान लो HNO3 के साथ, और सपोज H2 बना भी, तो ये इतना मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इस H2 को टिकने नहीं देता है, ये इसमें ऑक्सीजन जुड़वा देता है, कहता है तो H2O बन जा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण इसने इसे H2O में कन्वर्ट किया। मे भी शायद यहीं पे लिखा हुआ है, ये लिखा है ना कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ये ठीक है, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे, दूसरे में ऑक्सीजन जुड़वा दे, लेकिन अपने आप को रिड्यूस करवाएगा, उसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है लेकिन खुद को रिडक्शन में ले जाता है। सो इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस टू वाटर, जो H2 बना ना हाइड्रोजन, उसको सीधा ऑक्सीडाइज कर देता है, पानी में बदल देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, या तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, N2O में, या NO या NO2 में रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर के कारण ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन आपको पता है, देखो दिलचस्प बात केमिस्ट्री की क्या है पता है, एक तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, चलो हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक बात है, समझ में आ रहा है। इसमें एक एक्सेप्शन हमने देखा कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये बात समझ में आ गई। फिर हमने देखा कि एक मेटल HNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन आया वो उसको उसने ऑक्सीडाइज कर दिया HNO3 ने H2O में, ठीक बात है। अब दिक्कत यहां पे है कि इसमें भी अपवाद है, कोई दिक्कत नहीं है, मानोगे तो दिक्कत है, नहीं तो मजेदार है ना। इसके भी अपवाद है। इन जनरल क्या अपवाद है कि मेटल जो है, ये एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये कुछ अलग से मैं बोल रहा हूं कि मेटल प्लस HNO3 क्या है, हमने देखा नो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो बना था ना उसको तो इसने H2O में बदल दिया। बट यही HNO3, अब देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यही HNO3 जब कुछ खास दो मेटल से रिएक्ट करता है, HNO3 मैग्नीशियम या मैंगनीज से रिएक्ट करता है, तो भैया यहां हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 गैस बनती है। मतलब अपवाद में भी अपवाद हो गया। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। इसका भी अपना लॉजिक है, इसका भी अपना रीजन है, क्योंकि ये दोनों ना, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये किसी को रिड्यूस करवा सकता है। तो जो H2O बना है ना, ये मान लो H2O बना, ये वाला केस था ना, H2O बन गया। अगर यहां पे HNO3 का रिएक्शन मैग्नीशियम या मैंगनीज से होगा ना, तो इस H2O को ये रिड्यूस करके वापस H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां हाइड्रोजन बन गया। अगर HNO3 का रिएक्शन आप मैग्नीशियम या मैंगनीज से करवाते हो, तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो भी ये हुआ है, ठीक है ना, H2O को ये रिड्यूस करवा के H2 में कन्वर्ट करवा सकता है। तो इसका मतलब अपवाद में अपवाद हो गया, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन हो गया।
ठीक है ना। तो ये पॉइंट दिलचस्प है, लेकिन याद रख सकते हो आप। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्यों HCl जो है रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती है। तो आप कहेंगे वो चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से वो H2 को ऑक्सीजन जुड़वा करके ऑक्सीडाइज करवा करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपसे पूछा जाएगा नहीं, ये मैग्नीशियम और मैग्नीज तो ऐसा नहीं करता है, उसके साथ जब HNO3 का रिएक्शन होता है तब तो H2 बनता है। तो आप कहेंगे चूंकि वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये जो H2O बना है उसको रिड्यूस करवा के वापस H2 में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो ये थोड़ा सा दिलचस्प है, बट सच है, याद रख सकते हो, आराम से याद रख सकते हो। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी है, मैं आपको बताऊं एक्टिविटी में क्या है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी है समझना। जैसे मान लीजिए आप कुछ एक कंटेनर, मतलब कंटेनर इन द सेंस कि मैं आपको टेस्ट ट्यूब बोल रहा हूं, ये टेस्ट ट्यूब है ए, ऐसे बहुत सारे 3-4 टेस्ट ट्यूब ले लो बी। इस एक्टिविटी में तो कम से कम यही कहा जा रहा है, और सब में ना आप एसिड डालो, HCl डालो, मान लो यहां भी डाल दिया, HCl डालो, यहां भी डाल दिया HCl, और इनमें ना आप देखो कुछ कुछ मेटल डालो इसमें, है ना। खास करके वो मेटल मत डालना जो बहुत वायलेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मत डालना। मैग्नीशियम से शुरू करो, मैग्नीशियम डालो, एल्यूमिनियम डालो, ऐसे करके जिंक डालो, और एक और डालो, एक और ले लो, और भी 2-4 ले सकते हो आप। HCl के साथ इनका रिएक्शन करवा दो, कॉपर डालो। ये वाला रिजल्ट तो आपको पता है कि जब HCl कॉपर के साथ जाएगा तो रिएक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, इन सब का तो HCl के साथ रिएक्शन होगा। आप पता ये लगाना इस एक्टिविटी में आपको कि इसमें कौन ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इस तरीके से आपको ये पता लगाना है। ऑब्वियसली जब एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे, है ना, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो अगर मान लो आपने किसी सॉल्यूशन में, सपोज मैं कहता हूं कि ए नाम का कंटेनर है, यहां HCl है, और इसमें आपने मैग्नीशियम को डाला और बहुत तेज बुलबुले बने इसमें रिएक्शन के दौरान, क्विक, तेज, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। इसके तुलना में अगर एल्यूमिनियम वाला, आपने एल्यूमिनियम डाला इसके अंदर, इस एसिड के अंदर, HCl के अंदर, और यहां बुलबुले उतने तेज नहीं बने, तो आप कहेंगे कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम थोड़ा कम है। और जिंक में एल्यूमिनियम से भी कम बुलबुले बने, तो आप इससे क्या नतीजा निकालोगे कि जिंक से भी ज्यादा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, यानी जिंक कमजोर है, कम रिएक्टिव है। आयरन डाल के देखो तो आयरन में और कम बनेंगे, कॉपर में तो बनता ही नहीं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकालोगे कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एल्यूमिनियम की बारी आती है, उसके बाद जिंक की बारी आती है, उसके बाद आयरन की बारी आती है, एंड सो ऑन। तो इस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं आप ये फिजिकली देख सकते हो कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जैसे अगर 4-5 मेटल का रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो ज्यादा रिएक्टिविटी किस में दिखता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये इस एक्टिविटी में करवाया गया है। आप खुद भी कर सकते हो, स्कूल में आपने किया होगा, नहीं किया तो अभी समझ लो कि ऐसे ही किया जाता है। 4 टेस्ट ट्यूब ले लिया, एसिड डाला उसमें, उसमें 3-4 मेटल डाला, सोडियम पोटेशियम मत लेना, बहुत वायलेंट होता है। तो पहले मैग्नीशियम डालो, फिर एल्यूमिनियम डालो, फिर जिंक डालो, आयरन डालो, और देखो कि किसमें बबल्स बनने के रेट ज्यादा है। तो you must observe in this activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was very fast, fastest in the case of magnesium. That's why it is more reactive among these four. And the reaction was almost also the most exothermic. मतलब ये काफी, अब आप टेस्ट ट्यूब जैसे HCl में आप ये मैग्नीशियम डालोगे ना, ये बहुत गर्म हो जाता है, 70-75 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास टेम्परेचर जा सकता है, तो काफी एक्सोथर्मिक भी है। और इसी तरीके से जब आप और एक्टिविटी करोगे तो आप देखोगे कि रिएक्टिविटी जो है ना इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है। मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव है, फास्टेस्ट तरीके से बबल्स बन रहे हैं, एल्यूमिनियम उसके बाद, जिंक उसके बाद, आयरन उसके बाद, और कॉपर में कोई बबल्स नहीं बन रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देख लिया कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। ये एक्टिविटी में यही तो लिखा है, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। मतलब इस एक्टिविटी में कुछ मेटल लो, सोडियम पोटेशियम मत लेना, और वही मैग्नीशियम, आयरन, जिंक ये सब ले लो, 4-5 जो भी मैंने आपको बताया।
Put the samples of these metals separately in test tube containing dilute HCl. तो जो भी टेस्ट ट्यूब आपके पास था ना, उसमें क्या पहले से रख दिया, डाइल्यूट HCl रख दिया। अब इसमें पहली बार एक में आपने मैग्नीशियम डाला, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने एल्यूमिनियम डाला, तीसरे में आयरन डाला, कॉपर डाला, और फिर नोट करो कि क्या हो रहा है, बबल्स कहाँ तेजी से बन रहा है। तो जब आप ये करोगे तो मैग्नीशियम कंपैरेटिवली बहुत रिएक्टिव है, इसमें फास्ट बबल बनते हैं, एल्यूमिनियम में थोड़े स्लो, जिंक में उससे स्लो, आयरन में उससे स्लो, कॉपर में तो बनते ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी से कम हमें यही पता चलता है, ठीक है ना। होपफुली इससे आपको एक्टिविटी का, इन चारों का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये याद रखना है, MAZI। अभी फिलहाल माजी याद रख लो, मैग्नीशियम टॉप पे है, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, माजी ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, ऑल्दो इस सबसे भी ज्यादा रिएक्टिव क्या है ये आपको पता है, सोडियम पोटेशियम है, तो वो ऊपर रहने दो उसको, है ना। इन चारों की मैं बात कर रहा हूं। एक्वारिया, रॉयल वाटर जानते हो, ये नोट में मैं बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक ऐसा मिक्सचर है, दो एसिड का एक फिक्स्ड रेशियो में बनाया गया केमिकल मिक्सचर है। इतना पावरफुल मिक्सचर है कि इसमें गोल्ड या प्लेटिनम जैसे प्रीसियस मेटल भी गल जाते हैं। दिस इज समथिंग एक्वारिया। देखो एक्वारिया दो एसिड से बनते हैं, एक नाइट्रिक एसिड HNO3 और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों मिनरल एसिड है, बहुत पावरफुल एसिड है, लेकिन ऐसे नहीं बनते। जब आप इस एक्वारिया को, किंग्स वाटर को, रॉयल वाटर को बनाते हो ना, तो इस मिक्सचर को बनाने के लिए ना, अगर आप नाइट्रिक एसिड यूज करते हो तो उसका एक पार्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट जब आप मिलाओगे सही तरीके से, तब ये मिक्सचर तैयार होता है। तो यही एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये दो एसिड से जब ये एक्वारिया बनता है, वो दोनों कौन से एसिड है, एक है नाइट्रिक एसिड और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनका रेशियो क्या है, तो इनका रेशियो है 1:3। इसको कहते हैं NH13, नेशनल हाईवे 13, ऐसे याद रखने के लिए। तो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट, 4 में से 1 पार्ट होना चाहिए नाइट्रिक एसिड, और 4 में से 3 पार्ट होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप NH13 याद रखो, या कभी कभी सवाल उल्टा करके भी पूछ देंगे, तो आप इसे HN31 भी बोल सकते हो, चलेगा। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट में और नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट में। तो अब देखना, यहां NH अगर आपने याद किया है तो नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक ये याद रखना है 1:13, NH13 13, बस। अगर आपने उल्टा याद किया है, हाइड्रोक्लोरिक पहले लिया है और नाइट्रिक बाद में, तो 31 कर दो, इसको भी उल्टा कर दो। तो दोनों एक ही चीज है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। और ये याद रखना, आपके बुक में भी ये लिखा हुआ है कि एक्वारिया, जिसे हम रॉयल वाटर कहते हैं, किंग्स वाटर कहते हैं, दिस इज नथिंग बट फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नहीं, कॉन्संट्रेटेड पावरफुल एसिड, इन द रेशियो 3:1। तो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में HN31। तो आप ये याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 ज्यादा होता है और नाइट्रिक एसिड 1 यूनिट में होता है। तो HN31 बोलो, या मैं जैसे याद रखता हूं NH13, ये भी एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इस रेशियो में इसको मिला करके बनाया जाता है, और वो भी एसिड कौन सा है, दोनों एसिड का नाम पता होना चाहिए, रेशियो भी पता होना चाहिए, रेशियो याद हो चुका होगा आपको, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, ठीक है ना। एंड इवन ये जो मिक्सचर आपने बनाया है एक्वारिया जिसको कहते हैं, इतना पावरफुल मिक्सचर है कि इट कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड, सोने तक को गला सकता है, जो कि कितना भी पावरफुल एसिड होगा, अकेले एसिड ये काम नहीं कर सकता है। नाइट्रिक एसिड में भी आप डाल के देखो, गोल्ड नहीं गलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पावरफुल एसिड है, उसमें डाल के देखो, नहीं गलेगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से एक मिक्सचर तैयार किया और उसमें आप गोल्ड या प्लेटिनम डालोगे, वो गलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप इस विजुअल में देख रहे हो, है ना, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक्वारिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज
वन ऑफ द फ्यू reagent दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। यही वो कुछ गिने चुने सब्सटेंस है जो गोल्ड या प्लेटिनम जैसे प्रीसियस मेटल को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होल्ड करता है। सो दिस इज एक्वारिया। रेशियो याद रखना है और इसके क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। बताओ क्या है आंसर? तो कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वारिया क्या था? अब क्या याद है आपको? अब देखो यहां कंफ्यूजन हो सकता है। पहली बात तो एसिड जो भी है वो डाइल्यूट नहीं है, कोई भी डाइल्यूट नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जहां भी डाइल्यूट वाला मुझे दिखेगा, क्योंकि हर ऑप्शन में ना वही है HCl HNO3 है, कोई तीसरे एसिड का नाम ही नहीं है, तो डाइल्यूट तो है ही नहीं, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड। तो एक तो आप इसी से आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि जहां भी डाइल्यूट दिख गया मैं ऑप्शन ही काट दूंगा, है ना? तो सी ही आंसर होगा क्योंकि दोनों में कॉन्सेंट्रेटेड है। बट क्या रेशियो सही लिखा हुआ है? ऑब्वियसली सही ही लिखा होगा, क्योंकि मैंने याद करवाया था NH13 और बुक में है HN31। तो यहाँ H मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और N मतलब नाइट्रिक एसिड, तो 31 बोलो या NH13 बोलो एक ही चीज है, जैसे भी याद रखना है। तो सी आंसर हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा केस है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके सामने एमसीक्यू के रूप में, इसका भी आंसर दो। जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बात ठीक है कि आमतौर पर जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो कोई करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है, ठीक बात है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बात तो हम पहले से जानते और ये लिखा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स? कौन सा ऐसा एसिड है जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्योंकि वो खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑल्दो मैग्नीशियम और मैंगनीज इसका एक्सेप्शन है कि इसके साथ वो हाइड्रोजन गैस दे सकता है। लेकिन पहले एसिड का नाम बताइए। तो इतनी बार बोल चुके हैं इसके बारे में कि अब तो ये याद हो गया होगा, HNO3, और इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया है। तो ये चैप्टर तो ही बड़ा है और ना छोटा छोटा पार्ट्स में इसको मैं समझा रहा हूँ। तो अभी ये क्लास और भी इसके और भी पार्ट्स आएंगे आपके सामने, और अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए इस लेसन को जब भी मौका मिले, और सारे पॉइंट्स दिमाग में सेट रखिए। सवाल पूछे जा सकते हैं, आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, है ना? बाकी लाइक शेयर करते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।